नमस्कार दोस्तों, कहानियों की श्रृंखला में आज सुनेंगे मंजुला गुप्ता जी की कहानी मृग तृष्णा। लेकिन उससे पहले मेरा आपसे विनम्र अनुरोध है कि अगर मेरे द्वारा सुनाई हुई कहानियां आपको अच्छी लगती हैं और आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक करें और अपने दोस्तों और परिचितों में शेयर भी करें। बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। आज सुनिए मृग तृष्णा। आखिर उसका कसूर ही क्या था जो आज सब उससे बात करने से कतराने लगे हैं, उसे अकारण ही दोषी समझने लगे हैं। उपेक्षित तो वह आरंभ से ही इस घर में थी, परंतु आज उसे देखते ही सबकी आंखों में घृणा का सागर लहराने लगा है। किससे इस घृणा का कारण पूछे? क्यों चाची ने उसे उन लोगों के बीच जाने दिया? क्यों उसकी शालीनता सुघड़ता देख सारा काम उसके जिम्मे सौंप दिया? क्यों सीमा दी की मानसिक सुरक्षा के लिए भी उसी का चुनाव किया गया? रेनू नीलू जब बार बार दर्पण के सम्मुख अपने भरपूर श्रृंगार के उपरांत भी असंतुष्ट सी एक दूसरे की मीन मेख निकाल निकाल अल्लड़ता से हंस हंस कर दोहरी हुई जा रही थी, क्यों वह रसोई में जुटी चाची का दायां हाथ बनी उनके इशारे पर नाच रही थी? हाँ, जब तो क्षण भर के लिए ही सही वह सबकी आत्मीय बन चुकी थी। किंतु लड़के वालों का एक संक्षिप्त सा पत्र, मुझे सीमा नहीं निशा पसंद है, सबके हृदय पर कुठाराघात कर गया। जिसको अब तक बेचारी अथवा इसी के समान धर्मी शब्दों से अलंकृत किया जाता रहा, उसमें एक और विशेषण बहनों के ब्याह में बाधक आ जुड़ा। चाची के कुछ कहने से पहले ही उनका बहुत कुछ अनकहा वह अपनी किशोर बुद्धि से स्वयं ही समझने लगी थी। लड़के वालों के आने का समाचार सुनते ही उसके हृदय में एक द्वंद्व सा छिड़ जाता। कहाँ छिप जाऊं? काश आज मां जिंदा होती और शून्य में उसकी मां की जगह सहेलियों के मां के चित्र बनने बिगड़ने लगे। यह धरती फटकर मां सीता की तरह क्यों नहीं उसे अपने अंक में समेट लेती? क्या मातृ विहीन पुत्री की भाग्य लिपि में इसी प्रकार प्रतिदिन जी जी कर मरना अथवा मर मर कर जीना लिखा होता है? परंतु उसका सोचा ऐसा कुछ भी तो न होता। वह पूर्वतः भाव शून्य सी चाची के इशारे पर यंत्रवत सब कार्य निपटाती रहती। एक अनजाना सा भय मन में व्याप्त रहता, कहीं वे लोग मुझे देख न लें। ईश्वर ने सुनी, सीमा दी का ब्याह एक फौजी ऑफिसर से तय हो गया। उनके विवाह से एक चमत्कारी परिवर्तन उसके जीवन में भी आया। कौन कह सकता था कि पत्र का एक मजमून उसे सबकी आंखों में घृणा का पात्र, शुभ कार्यों में बाधक समझने पर विवश कर देगा। उसी परिवार का एक पत्र उसे सबकी आंखों का तारा, भाग्यशाली, गुणवती की उपाधि से विभूषित कर देगा। नारी आज भी कितनी अवश विवश है। क्या पुरुष की छाया ही उसका एकमात्र संबल है? क्या पिता नाम के पुरुष से संबल विहीन नारी एकमात्र बेचारी बनकर प्रतिपल उपेक्षा सहने को बाध्य थी? और अब पति नामक पुरुष का संबल मिलते ही वह सबकी आंखों का तारा, सौभाग्यवती बन गई। तभी तो कॉलेज से आते ही चाची 100 बलैया लेती। बड़ी भाग्यशाली है मेरी निशा, उस घर में राजसी ठाठ भोगेगी, रानी बनकर राज करेगी। चाचा कहते, बस 3 कपड़ों में हाथ मांगा है। और धीरे धीरे वास्तविकता सामने आ गई। जीजा जी के चचेरे भाई रितेश ने उसका हाथ मांगा था और उस 3 कपड़ों में हाथ मांगने वाले आदर्शोन्मुखी व्यक्तित्व के सम्मुख मैं नतमस्तक हो गई। परंतु शीघ्र ही यथार्थ की बड़ी तप्त रेतीली भूमि पर भी आ खड़ी हुई, जब आदर्श के बड़े पतले मुलम्मे के नीचे से यथार्थ का बड़ा कुत्सित रूप थोड़ा थोड़ा झलकते झलकते एक दिन अपने विकराल बीभत्स रूप में संपूर्ण निर्वस्त्र हो उठा। खाने की टेबल पर एक दिन छुरी कांटे की ओर इंगित कर उन्होंने मुझसे भोजन करने को कहा। वे किसी शानदार पार्टी या होटल में ले जाने से पूर्व मेरी भली भांति परीक्षा कर लेना चाहते थे, और यह परीक्षा मेरे लिए किसी अग्नि परीक्षा से कम नहीं थी। मुझे असमर्थ पा वे क्रोध में मुझे फूहड़, गंवार,
शब्दों से अलंकृत करते पैर पटकते सीढ़ियां उतर गए। विखंडित विरूप जीवन की निस्सारता अब धीरे धीरे मेरी ओर बढ़ रही थी। दर्पण के सम्मुख जब मैं अपने रूप लावण्य को निहारती तो जाने कौन सी अबूझ व्यथा मेरी आंखों के कोरों को भरने लगती। लंबे घने केशों का विज्ञापन अक्सर टीवी में देखते रेनू व्यंग में भर कह उठती, तेरे जैसों को ही ये लोग बुलाते हैं। रितेश ने न जाने किस अहम में भर एक दिन ब्यूटी पार्लर की चौखट पर खड़ा करते कहा था, देखा है मिसेस बत्रा की हेयर स्टाइल, वैसी करवा कर आना। और मैं अपना सारा अस्तित्व व्यक्तित्व समुद्र के किसी ज्वार भाटा के प्रवाह में विगलित कर थोड़ी देर बाद ही पार्लर से बाहर निकली थी। मेरे कानों में बार बार मिसेस शाहीन के शब्द टकराने लगे थे। चोटी गुथे बालों को खोलते हुए उन्होंने कहा था, पहले मुस्कुराते हुए फिर व्यथित होकर, मैंने सोचा था किसी खास पार्टी के लिए नए ढंग का जूड़ा बनवाने आई है। अपमान का यह विष पी उस घर के वातावरण में मैं स्वयं को ढालने का प्रयत्न करने लगी। उस घर के अभिजात्यमय तौर तरीके, अहंकारी वातावरण, मिथ्या आडंबर जो उस घर की वायु के कणकण में व्याप्त हो, उस घर की आत्मा को जीवंत बनाए हुए थे। देख देख मेरा जी वितृष्णा से भर उठा। घोर विपन्नता के मध्य पग पग अभाव झेलता बचपन, युवावस्था तक आते आते धन के प्रति अतीव ललक उसके व्यक्तित्व की विशेषता बन गई थी। सदैव दूसरों को हीन एवं अपने को सर्वश्रेष्ठ समझने की भावना से आक्रांत वह अकारण ही दूसरों का अपमान कर बैठता। सरलता सहजता से कोसों दूर, प्रतिपल कुटिलता का पुजारी, धृतराष्ट्रीय मनोवृत्ति उसके समस्त अवयव में व्याप्त थी। आत्मीयता की परिधि में आने वालों के 100 खून माफ एवं आत्मीयताहीन व्यक्ति के निर्दोष होने पर भी फांसी उसके मन की गणित में सदैव समाये रहते। कई बार नौकरों के सम्मुख अपमानित सा करता वह मेरी तुलना अपनी सेक्रेटरी डेजी से करता। मेरा नारीत्व बार बार आहत तिरस्कृत हो अब कोई किनारा ढूंढने को प्रतिपल बेचैन रहने लगा। बच्चे का जन्म और उसका पालन पोषण उसकी दृष्टि में नित नई समस्याओं को जन्म देने वाला, खर्च बढ़ाने वाला एवं यौन सुख में बाधक के समान था। स्वयं की अर्जित की हुई संपत्ति का छक्कर अकेले भोग करना, उसकी लेश मात्र भी किसी की भागीदारी न होने देना, इस मानसिकता की पर्याय थी। उसकी महत्वाकांक्षा अपने आवेगों के संग पंख पसार खुले आकाश में ऊंची से ऊंची उड़ान भरने को प्रतिपल आकुल व्याकुल रहने लगी। वर्तमान के विषादमय जीवन में कभी कभी बचपन की कटु स्मृतियां भी बलात् धमकती। क्या रखा है इस नारकीय जीवन में? क्यों ईश्वर मुझसे वह सब कुछ अनायास छीनता चला गया जब मुझे उसकी नितांत आवश्यकता थी? मैं क्यों जी रही हूं? मैं किसके लिए जी रही हूं? इस जीवन को यहीं समाप्त क्यों न कर दूं? निराशा एवं अवसाद के क्षणों में घिरी कई बार जीवन की सार्थकता मेरे अस्तित्व को स्वयं ही नकारने लगती। इसी अंतर्द्वंद में मैं जी रही थी कि नए मेहमान की मधुर गूंज मेरे तन मन पर ध्वनित सी होने लगी। मेरा मन रह रहकर एक कल्पित शिशु पर जा टिकता। यह शुभ समाचार जब मैंने प्रसन्नता पूर्वक रितेश को दिया तो सुन थोड़ी देर मौन हो शून्य में कुछ ढूंढते रहे। मैं उनकी आंखों एवं मुख पर उठते गिरते भावों को पढ़ने का प्रयास करने लगी। इतनी सावधानी के बाद भी यह दुर्घटना कैसे घट गई? इसी का भारी द्वंद उनके हृदय मस्तिष्क में अपने पूरे आवेग के संग छिड़ा था। मेरे इर्द गिर्द किसी पर पुरुष की छाया भी तो नहीं मंडराई थी, नहीं तो मेरे चरित्र पर लांछन लगाना वे नहीं भूलते। 2-3 दिन का समय यूं ही बीत गया। मुझे लगा अब तक अलग थलग बनी हमारी राहें शायद इस मोड़ पर आकर मिल जाएं। मेरी टूटती और भटकती जिंदगी में शायद वह सेतु बन जाए। अपनी संतान से प्रेम तो जानवर भी करते हैं। मैं कपोल कल्पना का संसार रचाती बसाती और न जाने कितने दिन खोई रहती कि एक दिन रितेश ने बड़ी आत्मीयता से कहा, डॉक्टर ऐसे में दूध फल अधिक लेने को कहते हैं। देखता हूं तुम अपने खाने पीने का तनिक भी ध्यान नहीं रखती।
और सचमुच एक दिन दूध से भरा गिलास मेरे होठों से लगा दिया। मुझे स्वयं पर गर्व हो आया। अपनी भावी संतान के प्रति पिता का यह उमड़ता प्यार मुझे अंतः बाह प्लावित कर गया। मुझसे भी अधिक भाग्यशाली है क्या कोई इस जगत में? कुछ ऐसा ही गर्वित भाव मेरे अंतर में हिलोरे ले लेकर उठने लगा था। परंतु यह क्या? प्रातः होते होते मैं दर्द से चीखने लगी। कब मेरी हालत खतरे की सीमा तक जा पहुंची और कब मुझे अस्पताल के आपात कक्ष में भर्ती कराया गया, मैं कुछ न समझ सकी। समझी तब जब मेरा सब कुछ लुट चुका था। मेरी अजन्मी संतान अपना नन्हा सा अस्तित्व लिए तब तक कूड़े के ढेर पर जा पहुंची थी। मैंने रितेश से कुछ न कहा। कहने को अब बचा भी क्या था? उसकी कुटिल चाल की तहत मेरा सब कुछ भस्म हो गया था। जी में आया चीख चीख कर पूछूं कि तुम कौन होते हो उस निर्दोष की जान लेने वाले? आखिर उस अभागे ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? परंतु मैं सब कुछ जानकर भी यूं खामोश रही मानो सब कुछ स्वतः ही हो गया। कहीं उसकी कुटिलता का पर्दाफाश होते ही वह नीचता की 4 सीढ़ियां और न उतर जाए। अभी संतान का जीवन इसने छीन लिया है, अब कहीं मेरे जीवन से भी खिलवाड़ न कर जाए। शायद इसी भावना ने मुझे कुछ कहने से रोक दिया। एक प्रतिष्ठित समाज में वरिष्ठ उद्योगपति की पत्नी होने का जो सौभाग्य मुझे अनायास मिला था, उस इमेज को इतनी सरलता से तोड़ पाना मेरे लिए सहज नहीं था। प्रकृति के नैसर्गिक सुख, मातृत्व जिसे पशु पक्षी तक भोग लेते हैं, मैं वंचित कर दी गई थी। मैं घर के बदलते परिवेश में स्वयं को नए सिरे से ढालने का प्रयास कर रही थी कि सासू मां का पत्र बधाई के संग प्राप्त हुआ, जिसका एक एक शब्द मानो गर्म सलाखों सा मेरे हृदय मस्तिष्क पर अटूट प्रहार करने लगा। बहू, 5 वर्षों में भी तू मेरी जिस इच्छा को पूरी ना कर पाई, अभिषेक की बहू ने वर्ष भर में पूरा कर दिया। अगले महीने की 10 तारीख को उसके बेटे का जन्मोत्सव बहुत धूमधाम से मनाने का निश्चय किया है। तुम और रितेश अवश्य आना, और हाँ, साथ में 50,000 रुपए लाना ना भूलना। जी भरकर उत्सव मनाऊंगी। प्रीति भोज के अतिरिक्त लेन देन बहन बेटियों का नेकचार भी तो करना है। अभिषेक की आर्थिक स्थिति तो तुम लोगों से छिपी नहीं है। भगवान के वहां भी कैसा अंधेर है बहू आजकल। एक बेटे को संतान दी तो धन का अभाव कर दिया, दूसरे को अपार धन संपदा दी तो संतान से वंचित कर दिया। 10 तारीख के उत्सव में रितेश जी जान से जुट गए। नए शिशु के लिए चुन चुनकर कीमती वस्त्र, आभूषण एवं खिलौने खरीदने लगे। समाज के सम्मुख स्वयं को प्रतिष्ठित करने का एक सशक्त माध्यम जो उन्हें मिल गया था, वे इस अवसर को भला कैसे खो देते। अपने निकटतम मित्रों परिचितों को भी अपनी ओर से निमंत्रण दे उन्हें अपने संग चलने का अनुरोध करने लगे। परंतु इस सब घटनाक्रम में वे बड़ी सतर्कता पूर्वक मेरी ओर ध्यान से देखने लगते। उनके मन का चोर जब तक अशांत हो मेरी ओर देखने, मेरे मन के भावों को बड़ी सूक्ष्मता से पढ़ने को बाध्य कर देता। उत्सव में अनेक दंपतियों ने बड़ी आत्मीयता एवं सहानुभूति से भर मेरे संतान न होने के कारण को जानना चाहा। एक सभ्य सुसंस्कृत समाज में वरिष्ठ प्रतिष्ठित व्यक्ति के सम्मान की रक्षा तो करनी ही थी। अपने हृदय की समस्त पीड़ा, ज्वालामुखी के समस्त उद्गारों को हृदय के गहरे अंधेरे कोटरों में निर्ममता पूर्वक धकेल मैं प्रत्यक्ष में मुस्कुराकर कहती हूं, क्या आपके बच्चे मेरे नहीं? तो ये थी कहानी। कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं।